हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक का 8.2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी जीव के द्वारा जो रिप्रोडक्शन का कौन कौन सा तरीका यूज होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो इस एक्टिविटी में दिया गया है कि 10 ग्राम शुगर लिए 100 ml पानी में, उसमें क्या किए 20 ml सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में ले लिए और थोड़ा सा ईस्ट जो है उस टेस्ट ट्यूब में डाल दिए और टेस्ट ट्यूब के मुंह को हम लोग कॉटन प्लग से बंद कर दिए और उसको किसी गर्म जगह पर रख देते हैं। 1 से 2 घंटे के बाद हम लोग क्या देखते हैं, पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ईस्ट कल्चर फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब ऑन ए स्लाइड एंड कवर विथ कवर स्लिप, ऑब्जर्व द स्लाइड। यानी कि उसमें जो टेस्ट ट्यूब में हम लोग ईस्ट डाले थे तो 1 से 2 घंटे के बाद उसमें जो बचा लिक्विड है उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब कवर स्लिप पर लेकर के देखेंगे। तो कहता है कि उसको ऑब्जर्व करने के लिए तो हम लोगों को ईस्ट दिखेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ईस्ट बन जाता है। तो ये सिंपल एक्टिविटी है जो लेबोरेटरी में लैब में किया जाता है। तो कहता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मॉल्ट्स ग्रो इन द सेकंड। दूसरा जो एक्टिविटी है उसमें कहता है कि एक ब्रेड लिए या स्लाइस टुकड़ा लिए ब्रेड का भींगा हुआ और उसको क्या किए एक ठंडा मॉइस्ट और डार्क प्लेस में रख दिए और उसके सरफेस को हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा और फिर ऑब्जर्वेशन 1 सप्ताह के बाद करते हैं। तो कहता है कि दोनों जो एक्टिविटी किए हैं 8.1 और 8.2 का उसको कंपेयर करते हैं और फिर दोनों में कहता है कि ईस्ट ग्रो इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मॉल्ट्स ग्रो इन द सेकंड। तो दोनों में किस तरह से दोनों ग्रो करता है। तो हैविंग डिस्कस्ड इन कंटेस्ट इन विच रिप्रोड्यूस प्रोसेस वर्क, दोनों में किस तरह से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो ये हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कहता है कि कोई भी जीव किस तरह से रिप्रोडक्शन करेगा यह निर्भर करता है कि उसका बॉडी डिज़ाइन कैसा है। मतलब कोई भी जीव किस तरह का है इस पर निर्भर करता है कि वह किस तरह से रिप्रोडक्शन करेगा। तो रिप्रोडक्शन करने के कई सारे तरीके होते हैं जीवों में। एक तो एसेक्सुअल होता है और फिर सेक्सुअल होता है। तो एसेक्सुअली और सेक्सुअली 2 अलग अलग तरीके से जीव रिप्रोड्यूस करता है। तो ये जो अभी देखेंगे ये हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे कि कोई भी जीव एसेक्सुअली कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो कहता है कि पहला जो है फिजन। तो कहता है फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखना है कि ये केवल यूनिसेलुलर में होता है। सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि यूनिसेलुलर जीवों में सेल डिवीजन का होना या फिजन का होना दोनों से क्या होता है कि नए जीवों का निर्माण होता है। यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसका सेल डिवीजन या रिप्रोडक्शन दोनों एक सिमिलर प्रोसेस होता है। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व, कई तरह का फिजन भी होता है। सिंपल फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है। तो अलग अलग तरह के फिजन जो है वो कहता ऑब्जर्व किया गया है। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्पिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बहुत सारा बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है वह 2 बराबर भागों में बंट जाता है सेल डिवीजन के दौरान। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, अमीबा में क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल में टूट जाता है। ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस एट एनी प्लेस, किसी भी जगह से वह 2 भागों में बट जाता है। तो अलग अलग तरीके से डिवीज़न होता है, इक्वल डिवीज़न होता है, अनइक्वल डिवीज़न होता है। तो किसी भी तरीके से 2 बराबर भागों में सेल बट जाता है। तो ये अमीबा का है जिसमें ऑब्जर्व करने के लिए कहता है। तो परमानेंट स्लाइड लेकर के हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक अमीबा है, एक से क्या हो गया पहले साइज़ में बड़ा हुआ, फिर जो है सेल बीच से बटना शुरू हुआ और फिर बहुत हद तक बट गया और फिर जो लास्ट में है वह 2 भागों में बट गया। तो इसमें 2 बराबर भागों में बटेगा इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अमीबा जो है 2 बराबर भागों में बाइनरी फिजन से नहीं बटता है। तो बहुत सारे जीव 2 बराबर भागों में बटते हैं फिजन के द्वारा, जबकि अमीबा 2 बराबर भागों में नहीं बटता है। लेकिन बाइनरी फिजन होता है 2 भागों में बटता है, लेकिन बराबर भाग में बटे ये ज़रूरी नहीं होता।
उसके बाद है हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो सम वाट मोर ऑर्गेनाइजेशन इन देयर बॉडी। कहता है कि ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी में कुछ ज़्यादा ही ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब थोड़ा अरेंज्ड होते हैं, जैसे कहता सच सीन इन लेशमानिया डोनोवानी जो कालाजार काउज करता है। कहता विच हैव ए whip like structure at one end of the cell. In such organism, binary fission occurs at a definite orientation in relation to this structure. तो कहता है कि जो लेशमानिया डोनोवानी होता है उसमें एक टिप के तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब टेल लाइक स्ट्रक्चर जो सेल के एंड पर होता है। उसमें कहता है कि चूँकि इसलिए कहता है कि उसका बॉडी जो है थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, तो उसमें जो बाइनरी फिजन होता है वो एक डिफिनिट ओरिएंटेशन यानी कि एक निश्चित प्रकार से होता है। उसका जो बॉडी डिज़ाइन होता है उस हिसाब से एक निश्चित प्रकार से उसका मतलब डिवीज़न होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से डिवाइड कर जाएगा। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम जो है जिसके कारण मलेरिया होता है, वह कई सारे डॉटर सेल में बंट जाता है एक साथ बाय मल्टीपल फिजन। यानी कि प्लाज्मोडियम में जो है वह मल्टीपल फिजन होता है और एक साथ कई सारे सेल्स में बंट जाता है। ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट ऑन ए स्मॉल बर्ड, दे सेपरेट एंड ग्रो फर्दर एज वी सॉ इन एक्टिविटी 8.1। कहता है ईस्ट में जो है वह बर्ड से निकलता है छोटा छोटा, जिसको हम लोग बडिंग कहते हैं। तो साइड पर एक्सटर्नल बर्ड निकलता है और बर्ड जो है वह मैच्योर करने के बाद उसके बॉडी से डिटैच हो जाता है, टूट जाता है और फिर नया ईस्ट बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बडिंग कहते हैं। इसमें इसके बाद फ्रेगमेंटेशन दिया हुआ है। तो कहता है कि एक्टिविटी 8.4 में वाटर कलेक्ट करने के लिए लेक से या पॉन्ड से, तो इसमें कहता है कि एक्टिविटी जो 8.4 है उसमें कि लेक या पॉन्ड से कुछ पानी को जमा करने के लिए जिसमें डार्क ग्रीन कलर का जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है वो होना चाहिए। उसको दो फिलामेंट को कहता है किसी स्लाइड पर रखने के लिए ग्लिसरीन डाल करके कवर स्लिप से ढक देना, जो नॉर्मल एक्सपेरिमेंट का प्रोसीड्योर है वो करने के लिए। और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखने के लिए तो कहता है कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यू इन द स्पैरोगेरा फिलामेंट। वो जो ग्रीन कलर का फिलामेंटस स्ट्रक्चर था वो एक्चुअली में स्पैरोगेरा होता है जो ग्रीन एल्गी होता है। तो कहता है कि उसमें अलग अलग तरह का सेल्स दिखता है। कहता है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जीव जो मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन उसका बॉडी डिज़ाइन जो है वह सिंपल होता है, तो वह सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड से वहाँ पर काम नहीं हो जो है वो कहता सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क, वहाँ पर सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड काम करता है। यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपल मेथड है वो सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी काम करता है, लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उसका बॉडी डिज़ाइन जो है वह सिंपल होना चाहिए। यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि उसका बॉडी डिज़ाइन जो है वह सिंपल होना चाहिए। तो कहता है स्पैरोगेरा फॉर एग्जाम्पल, स्पैरोगेरा को एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो कहता है सिंपली ब्रेक्स अप इनटू ए स्मॉलर पीस अपॉन मैच्योरेशन, और मैच्योरेशन के बाद वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। तो वो वाटर करंट से टूट जाता है, किसी चीज़ के टकराने से टूट जाता है, पानी में सिंपली दो भागों में टूट जाता है और दो स्पैरोगेरा बना लेता है। दीज पीस और फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और जो पीस होता है वो नया इंडिविजुअल्स बना लेता है। कैन वी वर्क आउट द रीज़न फॉर दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी सॉ इन एक्टिविटी 8.4। तो कहता है कि इसके पीछे क्या हम लोग रीज़न जान सकते हैं। तो वो तो जब दिखता है उसका सेल तो वो सेल अलग अलग होता है, मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन सारे सेल्स अलग अलग होते हैं, उस कारण से वो अलग अलग भागों में टूट जाता है। तो वो तो एक एक्टिविटी करने पर पता चलता है कि किस तरह का उसका सेल्स होता है। कहते दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सही नहीं है कि वो सभी जीव जो है इस तरह से ही रिप्रोडक्शन करे, सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरह से रिप्रोडक्शन करे। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, और सभी मल्टी सेलुलर जो है वह सेल बाय सेल डिवाइड
नहीं कर सकता है। द रीज़न इज़ दैट मेनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज दे वी हैव सीन आर नॉट सिंपली और रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स। कहता है कि इसका रीज़न क्या है कि जो भी हमने बताया था कि उसका सेल अलग अलग होता है, वही रीज़न है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो हम लोग जनरली देखते हैं उसमें क्या होता है कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल या रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं होते हैं। यानी कि स्पैरोगेरा जो है वो एक रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हुए भी रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स, यानी कि कुछ सेल्स के जमा होने से बन जाता है। तो सेल्स जहाँ से टूटता है वहाँ से अलग हो जाता है और कई भागों में बंट करके कई भाग बना लेता है। लेकिन यह चीज़ सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए सही नहीं होता है। स्पेशलाइज्ड सेल वी आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू and tissue are organized into organs which then have to be placed at definite position in the body। कहता है स्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं, जो और सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डेवलप्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें कहता है कि सेल्स जो है वह टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन बनाता है, और ऑर्गन जो है वह क्या होता है कि डिफिनिट प्लेस पर बॉडी में पाया जाता है। इन सच केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन, और इस तरह के ऑर्गेनाइज सिचुएशन में सेल बाय सेल डिवीज़न जो है वो इम्प्रैक्टिकल है, यानी कि वो प्रैक्टिकली सही नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज मोर कम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में और ज़्यादा कम्प्लेक्स तरीके का होता है, मतलब रिप्रोडक्शन जो है और ज़्यादा कम्प्लेक्स तरीके से होता है। कहते ए बेसिक स्ट्रैटजी यूज्ड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। कहता है कि सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है वो अलग अलग तरह का सेल्स अलग अलग तरह का फंक्शन करता है। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक सेल टाइप। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जो है उस तरह के जीवों में एक स्पेसिफिक सेल टाइप का काम होता है, यानी कि जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन करने के लिए भी एक अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। हाउ इज रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल टाइप। तो कहता है कि एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन कैसे अचीव होता है। इफ़ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल टाइप्स, और यदि जीवों में कई तरह के सेल पाए जाते हैं तो फिर एक सिंगल टाइप के सेल से कैसे रिप्रोडक्शन हो जाता है। द आंसर इज दैट देयर मस्ट बी ए सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, प्रोलिफरेटिंग एंड मेकिंग अदर सेल टाइप्स अंडर द राइट सर्कमस्टेंस। यानी कि इसका आंसर क्या है कि क्वेश्चन जो यहाँ है, क्वेश्चन है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक सिंगल सेल टाइप रिप्रोडक्शन कैसे कर लेता है, और यदि उसमें कई तरह के सेल टाइप पाए जाते हैं, उस जीव में कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं, तो केवल एक ही तरह का सेल रिप्रोडक्शन कैसे कर लेता है। तो उसका आंसर है कि सही में एक ही सेल टाइप होता है उस जीव में जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है, यह क्षमता होता है कि वह ग्रो कर सके, प्रोलिफरेट कर सके, फैल सके और अलग अलग तरह का सेल्स का निर्माण कर सके। राइट कंडीशन, राइट सर्कमस्टेंस मिले तो वह अलग अलग तरह का सेल्स का निर्माण कर सकता है। इसके बाद है रीजेनरेशन का प्रोसेस। रीजेनरेशन क्या, रीजेनरेशन के प्रोसेस में क्या है कि रीजेनरेशन का मतलब ही होता है कि एक जीव का कई भागों में टूट जाना और उससे नए नए जितने भाग में टूटते हैं उतने अलग तरह के जीवों का निर्माण होना, तो वो रीजेनरेशन कहलाता है। तो कहता है कि मेनी फुल्ली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज द न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। तो यानी कि जो पूरी तरह से बने हुए जीव होते हैं उनमें ये एबिलिटी होता है कि वो नए इंडिविजुअल्स का निर्माण कर सके अपने बॉडी पार्ट्स से, यानी कि उनका बॉडी पार्ट्स टूट करके नए जीवों का निर्माण करता है। दैट इज़ इफ़ द इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस,
तो कहता है यदि इंडिविजुअल को हम काट देते हैं या तोड़ देते हैं कई भागों में, मैनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, तो उनमें से कई पीसेस जो है, कई टुकड़ा जो है एक सेपरेट इंडिविजुअल बना लेता है। फॉर एग्जांपल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, ये एग्जांपल है हाइड्रा, प्लैनेरिया, इन सब में क्या होता है, यदि इसको कई भागों में तोड़ देते हैं तो ईच पीस ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक टुकड़ा जो है एक नया जीव बना लेता है। दिस इज़ नोन एज रीजनरेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, रीजनरेशन जो है स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा किया जाता है। दिस सेल प्रोलिफरेट, वह सेल प्रोलिफरेट करता है, फैलता है, एंड मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और फिर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स का निर्माण करता है। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल, उस मास ऑफ सेल से डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल टाइप एंड टिश्यू, और वह अलग अलग सेल अलग अलग तरीके से चेंज होता है और सेल के अलग अलग टाइप्स एंड टिश्यू का निर्माण करता है। दिस चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस, और वह चेंज जो है एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में होता है, जिसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, यानी कि कई सारा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं, और उसके बाद एक नया जीव, कंप्लीट जीव का निर्माण होता है। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट टू एबल, तो कहता है कि चूँकि वह रिप्रोडक्शन के सेम नहीं होता है, तो इसलिए नॉर्मली जो है बहुत सारा जीव जो है रीजनरेशन प्रोसेस पर डिपेंड नहीं होता है। तो ये एक प्लैनेरिया का एग्जांपल है। ये एक प्लैनेरिया है जो 3 भागों में कट गया और तीनों भाग ग्रो करके 3 सेपरेट ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। तो ये रीजनरेशन का तरीका है। इसके बाद है बडिंग। तो कहता है ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, हाइड्रा में रीजनरेशन भी होता है, हाइड्रा में बडिंग भी होता है। तो अलग अलग तरीके का रिप्रोडक्शन हाइड्रा में होता है। तो ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग, बडिंग प्रोसेस में रीजनरेटिव सेल्स का यूज करता है। इन हाइड्रा ए बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, हाइड्रा में क्या होता है कि एक बड निकलता है आउटग्रोथ के रूप में ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, रिपीटेड सेल डिवीजन के कारण, लगातार सेल डिवीजन के कारण क्या होता है कि एक आउटग्रोथ निकलता है, उस आउटग्रोथ को हम लोग बड कहते हैं। और फिर उस जो है वो स्पेसिफिक साइट पर जो बड निकलता है वह बड डेवलप होता है, डेवलप्स इनटू टीनी इंडिविजुअल्स, और डेवलप होकर टीनी इंडिविजुअल्स बनाता है। और जब फिर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो वह पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाता है और नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाता है। यानी कि एक हाइड्रा में एक बड निकलता है स्पेसिफिक साइट पर, और जब बड मैच्योर कर जाता है तो पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाता है और फिर पेरेंट बॉडी से डीअटैच होकर के वह नया जीव बनाता है। तो ये है जो होता है, ये हाइड्रा है, उसमें ये एक बड निकल रहा है, यहाँ बड निकला, बड मैच्योर कर गया और यह मैच्योर होने के बाद डीअटैच हो जाएगा। इसके बाद है 8.2.5 में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं। तो प्लांट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो किस तरह के से होता है वो देखेंगे। कहता देयर आर मेनी प्लांट इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो अप्रोप्रिएट कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारा प्लांट जो है उसका रूट, स्टेम और लीफ जो है नया प्लांट का निर्माण करता है। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल, प्लांट कैन इंडीड यूज ए सच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसा एनिमल में नहीं होता है, प्लांट जो है इस तरह का रिप्रोडक्शन कर सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट लाइक शुगर कैन, रोज और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो इस प्रोसेस का यूज करते हैं हम लोग जिसमें ग्राफ्टिंग होता है, लेयरिंग होता है। तो इन सब प्रोसेस में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज करके कई तरह के प्लांट जैसे शुगर कैन, रोज, ग्रेप्स, ये सब का हम लोग एग्रीकल्चर पर्पस में यूज करते हैं। प्लांट रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वैसा प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बाद बनता है, कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज
प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड। कहता है कि ऐसा प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बनता है उसमें सीड और फ्लावर और फ्रूट जो है वह जल्दी आता है ऐसे प्लांट की अपेक्षा जो सीड से बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीड बियरिंग प्लांट में पहले वेजिटेटिव फेज आता है और फिर रिप्रोडक्टिव फेज आता है, जबकि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बनने वाले प्लांट होते हैं उसमें सीधे रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं, क्योंकि उसका वेजिटेटिव फेज ख़त्म हो चुका होता है या बीतने वाला ही होता है। तो चूँकि उसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज ही सीधे आता है, तो इसीलिए उसमें फ्लावर और फ्रूट्स जल्दी आता है। सच मेथड also make possible the propagation of plant such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seed। कहता है इस मेथड से ऐसे भी प्लांट का निर्माण होने में, ऐसे भी प्लांट को फैलने में मदद मिलता है जिसमें सीड बनने की कैपेसिटी लॉस कर चुकी है, जैसे बनाना में, ऑरेंज में, रोज, जैस्मिन, सब में जो सीड की जो है अपेक्षा तेज़ी से भी होता है और बनाना में तो जो सीड है वो बनता ही नहीं है। तो इन सब में क्या होता है कि जो सीडलेस प्लांट होते हैं उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे पोटैटो है तो उसमें सीडलेस प्लांट होते हैं, उसमें सीड नहीं बनता है। तो उस तरह के प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नया प्लांट बने। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज़ दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का दूसरा एडवांटेज ये है कि जितने भी प्लांट्स बनते हैं वह जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के, और उनके सभी कैरेक्टरिस्टिक में वह सिमिलर होते हैं। तो एक्टिविटी 8.5 है पोटैटो को लेकर के। कहता है कि देखने के लिए उसके सरफेस को, पोटैटो के सरफेस पर कई सारा छोटा छोटा गड्ढा पाया जाता है जो उसका बर्ड होता है, जिसको हम लोग पोटैटो का आई कहते हैं, और उसी से नया प्लांट बनता है। तो कहता है कि सिमिलरली बर्ड प्रोड्यूस इन द नॉच अलॉन्ग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम के लीफ में भी नॉच पाया जाता है जिससे नया प्लांट बनता है। तो लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। ये सब जो है लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है जो ब्रायोफाइलम में होता है। मनी प्लांट को कहता है कलेक्ट करके देखने के लिए, उसके स्टेम काट करके, हम लोग जनरली रोज़ का स्टेम कट करके लगा देते हैं तो वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। तो अलग अलग तरह के प्लांट में अलग अलग तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। बहुत सारे प्लांट में रूट के द्वारा होता है, बहुत सारे में स्टेम के द्वारा होता है। जैसे शुगर केन है उसमें स्टेम से होता है, रोज है उसमें स्टेम से होता है, जैसे स्वीट पोटैटो है उसमें रूट के द्वारा होता है, जैसे लीफ के द्वारा ब्रायोफाइलम में होता है। अदरक हो गया, उसके बाद हल्दी हो गया, टर्मरिक, जिंजर, ये सब में स्टेम के द्वारा होता है। बनाना है उसमें स्टेम के द्वारा होता है, बेम्बू है उसमें स्टेम के द्वारा होता है। तो अलग अलग तरह के प्लांट में अलग अलग तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी सेल से या ग्रुप ऑफ सेल से नए प्लांट का निर्माण करते हैं। तो कहता है इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। तो टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट के टिप से कुछ सेल या टिश्यू को अलग कर लेते हैं, उस सेल को आर्टिफिशियल मीडियम में डालते हैं जहाँ वह तेज़ी से डिवाइड करता है और ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है जिसको कैलस कहते हैं। यानी कि प्लांट के टिप से सेल को लेकर के उस सेल को एक आर्टिफिशियल मीडियम में डालते हैं जिसको कल्चर मीडियम कहते हैं। तो उस कल्चर मीडियम में सेल तेज़ी से ग्रो करता है और मास ऑफ सेल बनाता है जिसको हम लोग कैलस कहते हैं। उस कैलस को दूसरे मीडियम में डालते हैं जिसमें प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है, तो वहाँ पर रूट और शूट का निर्माण होता है। तो कहता है द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल। तो उसमें क्या होता है कि जब अलग अलग हार्मोन कंटेनिंग मीडियम में डालते हैं, तो जब ऑक्सीजन वाले मीडियम में डालते हैं तो रूट का ओरिजिनेशन होता है, और जब साइटोकिनिन में डालते हैं तो शूट निकलता है। और इस तरह से जब प्लांट यानी प्लांटलेट्स का निर्माण हो जाता है तो उसको हम लोग सॉइल में लगा देते हैं और फिर मैच्योर प्लांट का निर्माण हो जाता है। टिश्यू कल्चर के यूज से हम लोग एक साथ एक ही पेरेंट का डिजीज़ फ्री कंडीशन में लाखों करोड़ों प्लांट एक साथ बना सकते हैं
और यह टेक्निक जो है कॉमनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, सजावटी पौधे के लिए यूज किया जाता है। आजकल तो बहुत सारे प्लांट का जो टिश्यू कल्चर से ही बनाया जाता है। तो ये टिश्यू कल्चर है। और इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन है। तो स्पोर फॉर्मेशन, ये राइजोपस एक फंजा है जिसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर पाया जाता है। तो जब स्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है तो वह फट जाता है और स्पोर फिर बाहर निकल जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे किसमें कैसे कैसे है। कहता है इवन इन मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो अलग अलग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है अलग अलग तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2। हम लोग जो एक्टिविटी 8.2 में देखे थे कि जो ब्रेड पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम लोग को दिखता है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो ब्रेड पर दिखता है वह क्या होता है, तो वह हाइफी होता है। ब्रेड मॉल्स का हाइफी होता है, जो राइजोपस ब्रेड मॉल्स को कहते हैं। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता है। तो क्या होता है, कहता है कि द टीनी बल्ब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोरेंजियम कहते हैं, वो एक्चुअली में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो वही कहता है कि द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल्स, जिसको स्पोर कहते हैं। तो वो स्पोर होता है उसमें जो मैच्योर होने के बाद फट करके निकल जाता है। दैट कैन इवेंचुअली डेवलप्स इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स, और वो स्पोर जो है नया राइजोपस बनाता है। द स्पोर आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, स्पोर जो है थिक वॉल से कवर्ड होता है। दैट प्रोटेक्ट दैम अनटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विथ अनदर मॉइस्ट सरफेस, और तब तक स्पोर जो है उस थिक वॉल से कवर्ड रहता है और प्रोटेक्ट होता है जब तक कि वह जर्मिनेट न कर जाए, किसी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में न आ जाए। तो तब तक वह स्पोर जो है उस थिक वॉल से कवर्ड होता है, और जैसे ही मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आता है वहाँ ग्रो करके न्यू प्लांट, न्यू स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। तो कहता है ऑल द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार अलाउ न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल। तो जितना भी हम लोग अभी तक देखे हैं उसमें एक सिंगल इंडिविजुअल से ही रिप्रोडक्शन होता है। दिस इज़ नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें एक सिंगल इंडिविजुअल से नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो कुछ क्वेश्चंस है कि हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में एक से दो जीव बनते हैं, मल्टीपल फिजन में एक से कई सारा जीव बन जाता है। हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी आर बेनिफिटेड इफ रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन से कैसे बेनिफिटेड होता है, तो कहता है स्पोर के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होता है जीवों में तो एक साथ कई सारा स्पोर बनता है। स्पोर हार्ड कोट से कवर रहता है तो स्पोर ख़राब भी नहीं होता है, तो और स्पोर हल्का होता है तो एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाता है उड़ करके। तीसरा सवाल है कैन यू थिंक ऑफ रीजन व्हाई मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैनॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। कहता है कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है उसमें रीजनरेशन के कारण क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में एक फिक्स बॉडी डिजाइन होता है, अलग अलग तरह के सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन जो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, तो उतना कम्प्लेक्सिटी जो है रीजनरेशन के बाद नहीं हो सकता है। इसलिए मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है रीजनरेशन के कारण रिप्रोडक्शन नहीं करता है। चौथा सवाल है व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट। क्यों करते हैं, हमको जिस प्लांट का ज़रूरत ज़्यादा मात्रा में होता है और एक ही तरह का एक ही कैरेक्टरिस्टिक का प्लांट चाहिए होता है, तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बनाते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बने प्लांट में कैरेक्टरिस्टिक का चेंजेस नहीं होता है, और ख़ास करके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बने प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूट बनने की क्रिया जल्दी होती है। कहता व्हाई इज़ डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कहता डीएनए कॉपिंग जो है वह एसेंशियल पार्ट क्यों होता है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि बिना डीएनए कॉपी के द्वारा नया सेल कोई काम नहीं कर सकता है।
तो जब तक डीएनए कॉपी नहीं होगा तब तक सेल डिवाइड नहीं करेगा, और जब तक सेल में डिवीज़न नहीं होगा तब तक रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए डीएनए कॉपी होना रिप्रोडक्शन का एसेंशियल पार्ट होता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। थैंक यू।